अगर आप जनसंख्या वितरण को जब पढ़ते हो तो उसमें हमें कारक जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत विधिवत चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। कितने कारक होते हैं मेरे बच्चों? 3 कारक होते हैं। नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भौतिक कारक। पॉपुलेशन उसके बाद वहां पर डेवलप होती है या मानव उसके बाद वहां पर आता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को वालेकुम सलाम मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि अगर आप जनसंख्या वितरण को जब पढ़ते हो तो उसमें हमें कारक जानना बहुत जरूरी होता है। जनसंख्या वितरण के बारे में अगर आप समझना चाहते हो तो उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आज का आपका टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों आज का जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये आज आपका टॉपिक है, इस पर आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो आइए, बहुत विधिवत चर्चा करने वाला हूं आपके साथ कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो भैया, जनसंख्या वितरण को वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक होते हैं। कितने कारक? 3 कारक होते हैं। ठीक है, कितने कारक होते हैं मेरे बच्चों? 3 कारक होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कौन कौन से कारक होते हैं, तो देखिएगा यहां पर नंबर 1 भौतिक कारक, नंबर 2 आर्थिक कारक, नंबर 3 सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कारक 3 प्रकार के ये होते हैं। समझ में आई बात? मतलब जनसंख्या वितरण को 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भौतिक कारक। अब आज हम पढ़ेंगे अभी क्या, भौतिक कारकों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम अगर हेडिंग करेंगे यहां पर, तो भौतिक कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। पूरा लिखते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। अब ये भौतिक कारक कौन कौन से होंगे मेरे बच्चों? भौतिक कारक कौन कौन से होंगे? तो देखिएगा, भौतिक कारकों में अगर हम देखें तो हम यूं समझ सकते हैं मेरे बच्चों कि भौतिक कारक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4, ऐसे कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले होता है उच्चावच। दूसरा होता है जल की उपलब्धता। ठीक है, तीसरा कारक आपका हो जाएगा जलवायु। चौथा कारक हो जाएगा आपका मृदा। 4 प्रकार के होते हैं ये, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 4 प्रकार के हो गए ये। ठीक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं, ये आपके सामने हैं।
अब एक एक को लेकर के हम डिफाइन करने वाले हैं आपके साथ, एक एक को लेकर के आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं उच्चावच। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? उच्चावच की। अब उच्चावच के बारे में अगर हमें जानना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करेंगे और समझेंगे उच्चावच किसे कहते हैं। मेरे बच्चों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद दो प्रकार के यहां पर आपको स्ट्रक्चर नजर आए। नंबर एक स्ट्रक्चर नजर आया कि पेंजिया और पैथालांसा के रूप में। पेंजिया जब टूटता है तो उससे कई सारे महाद्वीप बनते हैं, महासागर बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पर्वत, पठार, मैदान, इनका निर्माण होता है। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन उसके बाद वहां पर डेवलप होती है, या मानव उसके बाद वहां पर आता है। तो मानव के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, तो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग कि मानव के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि जो उच्चावच है इसमें जैसे पर्वत हो गया, ये एक आकार ले गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया। ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाता हूं कि चलिए ये पृथ्वी है हमारी, क्या है जी? पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं कि एक पर्वत है यहां पर, ये एक पर्वत हो गया। इसके बगल से लगा हुआ ये क्या है? ये एक पठारी भाग हो गया। इसके बगल से लगा हुआ ये मैदानी भाग हो गया। इसके बगल से लगा हुआ आगे ये मरुस्थली भाग हो गया, और उसके बाद का जो भाग है वो जलीय भाग हो गया। ये अब इसको हम एक एक करके नामकरण कर लेते हैं। ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये मरुस्थल है, ये जलीय भाग है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लिए। अब आप मुझे खुद से बताओ, आप लोग अपने दिमाग से चीजों को सोचो कि क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पॉपुलेशन कहां पर ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, कहां पर ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। अगर मैं आपको ही ले लेता हूं इसमें कि चलो बाबू आप खुद बताओ कि आप इनमें से कहां रहना पसंद करोगे, तो आपके अंदर जो प्रश्न आएगा, मतलब जो जवाब आएगा, वो अपनी सुविधाओं को देखते हुए आएगा। कहां पर हमें सुविधाएं मिलेंगी, कहां पर हमें पानी मिलेगा, कहां पर हमें सही से खेती करने के लिए जगह मिलेगी, कहां पर हमें घर बनाने के लिए सहूलियत रहेगी, कहां पर हमें आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ आप सोच समझ के ही बोलोगे कि हाँ सर हमें कहां रहना है। अब आप मुझे बताओ, क्या पर्वतों में घर बनाना आसान होता है? चलिए एक बार हम घर मान भी लिया कि किसी तरह से बन गया, तो क्या आपको यहां पर हर कुछ उपलब्धता मिलेगी? पानी, भोजन, ये सब चीज की उपलब्धता मिलेगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा। कठिन हो जाएगा मेरे बच्चों। फिर अगर आप रिटर्निंग आते हैं कहां पर? पठार पर। तो पठार में भी समस्या, यहां पर खेती कैसे करें? पूरा चट्टान ही चट्टान है ना। और फिर इसके बाद आप आते हैं मैदानी क्षेत्र में, जहां पर आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की नदियां यहां पर मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की नदियां मिलेंगी यहां पर, उपजाऊ मृदा मिलेगी, उपजाऊ मृदा मिलेगी। यहां पर आपको और क्या मिलेगा? समतल मैदान मिलेगा। खेती योग्य, है ना। परिवहन के लिए भी ठीक रहेगा। ये रोड बनाना है या रेलवे पटरियां बिछाना, उसके लिए भी ये ठीक रहेगा। मरुस्थल की मैं बात करूं आपसे, तो मरुस्थल में भी आपको पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो सबसे बढ़िया क्षेत्र आप क्या बोलेंगे? सर मैदानी क्षेत्र होगा। तो उच्चावच में अगर देखा जाए इन चारों में से,
तो सबसे बेहतर तरीके से या कहां पर पॉपुलेशन रहना पसंद करेगी, तो आप कहेंगे मैदानी क्षेत्र में। पर्वतों पर लोग रहने के लिए घर कैसा बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर लोग यहां पर सीढ़ीदार घर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? सीढ़ीदार घर बनाते हैं। ठीक, कैसा घर बनाएंगे? सीढ़ीदार घर बनाएंगे, मतलब ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके बनाएंगे जैसे घाटियों में होगा। तो ये हो गया आपका क्या, उच्चावच में पूरा उच्चावच के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक, इसके सेकंड में आता है जल की उपलब्धता मेरे बच्चों। क्या? जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता के बारे में समझिए। उपलब्धता यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं जल की उपलब्धता के बारे में, है ना। आप लोगों को एक बात तो बहुत अच्छे से मालूम होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं, कहीं ना कहीं वो जहां पर उन्हें जल मिला, जहां पर पानी की सुविधा मिली, वहीं पर उन लोगों ने अपना विकास किया। विश्व की 4 मैं महत्वपूर्ण आपके साथ संस्कृतियों के बारे में बात करूं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और चौथी मैं बात करता हूं चीन की सभ्यता। ठीक है, अब इसमें से आप देखेंगे सबसे बड़ी बात यहां पर आप ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे कि सर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के तट पर विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। चीन की सभ्यता वांगहो नदी के तट पर विकसित हुई। तो जितनी भी ये सभ्यताएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी ना किसी नदी के तट पर विकसित हुई। ऐसा क्यों हुआ ये? क्यों अगर नदी के तट पर ही सभ्यताएं विकसित हुई? क्योंकि नदियों के किनारे रहने पर इन्हें हर एक सुविधाएं मिल रही थी। सुविधाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप यूं समझिए कि इनको कौन कौन सी सुविधा मिल रही होगी। तो सबसे पहली बात तो आप देखिएगा कि इन्हें पेयजल की व्यवस्था हो गई, पेयजल मिल रहा होगा, पेयजल। दूसरा, सिंचाई की व्यवस्था हो गई। तीसरा, पशुपालन करना इनके लिए आसान हो गया। चौथा, मत्स्य पालन करते थे। पांचवा, परिवहन के लिए भी ये बेहतर था। तो ये सारे कारण जो है ना, सारे कारण मानव की सघनता को दिखाते हैं, मानव की सघनता को दिखाते हैं, सघनता को दिखाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी से रिलेटेड एक उदाहरण आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए गंगा नदी का जो मैदान है, गंगा नदी का मैदान विश्व की सघन बस्तियों में से एक है। विश्व की सघन बस्तियों में से एक है, बस्तियों में से एक है। क्यों? आप जानते हैं गंगा नदी, इसके तट पर कई सारे क्षेत्र विकसित हुए, कई सारे राज्य हैं। अगर उनके बारे में आपको जानना है तो आप यूं समझिए, उत्तराखंड से निकलने के बाद
यूपी में जाती है, यूपी से फिर बिहार में जाती है यही गंगा नदी, बिहार से वेस्ट बंगाल जाती है, सॉरी बिहार से ये झारखंड जाती है, फिर झारखंड से ये वेस्ट बंगाल जाती है। मेरे बच्चों देखो ये 5 राज्यों में बहती है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते ही हैं, सारे लोग नहीं जानते तो समझने का प्रयास करिए कि उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, सबसे अधिक। जनसंख्या कहां पर? उत्तर प्रदेश में। दूसरा आप क्या देखेंगे? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व भारत में। तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये यही दिखाने का प्रयास है कि भाई जो गंगा या किसी भी नदी के तट पर जो भी क्षेत्र विकसित हुए वहां पर सबसे बढ़िया रहने लायक क्षेत्र था, इसीलिए लोग पानी के जहां उपलब्ध स्रोत होते थे वहीं पे रहना पसंद करते थे। 2 कारण हो गए। तीसरे कारण पे अगर मैं आ जाऊं, जलवायु के बारे में। जलवायु है ना, तीसरे कारण पे आ जाता हूं, जलवायु के बारे में। जलवायु भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है जलवायु। सर वो कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं जलवायु के बारे में। ये एक मैंने ग्लोब ले लिया, ठीक। अब इस ग्लोब में हम देखते हैं कि हमारी विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री। क्या हो गई? विषुवत रेखा हो गई, है ना। आप लोगों को एक बात पता होगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वो जलवायु का निर्धारण करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं। किसका निर्धारण करती हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं, ठीक है। और अगर आपको डाउट हो कि अक्षांश एक होता है, एक अक्षांश रेखा, तो मैं अक्षांश को भी लिख देता हूं। जब केवल अक्षांश लिखा रहे तो वो आपकी पोजीशन बताता है, आपकी स्थिति बताता है, स्थिति, ना कि जलवायु, ठीक है। आपकी लोकेशन दिखाएगा, लोकेशन में यूज होता है वो, और ये क्लाइमेट में होता है। इतना दिमाग में बैठा लेना। तो मैं रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। तो रेखाएं क्या करेंगी? जलवायु का निर्धारण करेंगी सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद इसके ऊपर यहां पर क्या है? 23.5 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसके बाद इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? इसके ऊपर आपको मिलेगा 66.5 आर्कटिक वृत्त कहिए, आर्कटिक वृत्त, या इसी को आर्कटिक रेखा कह सकते हैं आप, ठीक है। सेम कंडीशन आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर 23.5 मकर रेखा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 66.5 अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त के बारे में जानेंगे। अब ये जो अंटार्कटिका वृत्त है, ये ऊपर ये क्या है? 90 डिग्री, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। और ये नीचे 90 डिग्री क्या है? इसे हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरे बच्चों पूरा विश्व इतने में ही है। अब देखेंगे जो सूर्य है, सूर्य, अगर मैं सूर्य को यहां पर ले लेता हूं, देखो सूर्य को मैं यहां पर ले लिया, ध्यान देना, इस साइड पे ही रख लेता हूं सूर्य को, ठीक है। यहां पर रख लिया मैंने सूर्य को, और सूर्य तो लाल आग का गोला है ना, तो ये मैं उसको कर दिया। और उसके ऊपर
ये उसकी प्रकाश तरंग है, ठीक है। अब सूर्य से जो प्रकाश आएगा मेरे बच्चों, तो आप खुद सोचो कि सूर्य का प्रकाश कैसे कैसे करके कहां पर पहुंचेगा। तो सबसे नजदीक कहां पहुंचेगा जी? सबसे नजदीक कहां पहुंचेगा? सबसे नजदीक वो सूर्य का प्रकाश यहां पर आएगा, यहां पर सबसे ये नजदीक होगा। लेकिन जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेगा, तिरछा होता जाएगा, और प्रकाश जितना तिरछा होता जाएगा उसकी हीट उतना कम होती जाएगी, है ना। जितना तिरछा होता जाएगा उसकी हीट क्या होगी, उतना ही कम होती जाएगी, है ना। तो आप देखिए जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है हमारा, जो विषुवत रेखा का एरिया है मेरे बच्चों, उस विषुवत रेखा में क्या आप पाते हैं कि सबसे ज्यादा हीट कहां पर होगा, आपको मिलेगा विषुवत रेखा में। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये वाला एरिया होता है, यहां पर पॉपुलेशन कम पाई जाती है। उसका रीजन है कि यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या? जैव विविधता। क्यों ऐसा है सर? तो उसका कारण बताता हूं। जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसका कारण है कि यहां पर सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम टाइम यहां पर उपस्थित रहता है, मतलब यहां पर हमेशा गर्मी रहती है, ठंडी कभी नहीं आती, जिसकी वजह से यहां पर वेपरेशन बहुत तेजी से होता है, वाष्पीकरण तेज होगा। और जब ज्यादा वाष्पीकरण होगा मेरे बच्चों, तो आप सिंपल सी बात ये समझो कि वाष्पीकरण अगर ज्यादा हुआ है तो बादल भी बनेंगे, संघनन होगा, और जब संघनन होगा, बादल बनेंगे, तो बादल बनने के उपरांत क्या होगा, वहां पर बारिश होगी। यहां पर ऐसा होता है विषुवत रेखा में कि पर डे दोपहर के बाद यहां पर रंगारंग झमाझम कार्यक्रम होता है, जबरदस्त बारिश होती है। अब सोचिए अगर किसी स्थान पर डेली बारिश अगर होगी, तो निश्चित रूप से वहां पर दलदल, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु, पेड़ पौधे वहां पर पाए जाएंगे। तो अब यहां पर अगर दलदली क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं हो सकता, यहां पर बहुत प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई लेवल पर पाई जाती है, तो यहां पर मानव कहां एग्जिस्ट करेगा, मानव नहीं रहेगा यहां पर। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण उष्णकटिबंध में ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में ठीक ठाक आदमी रहते हैं, मतलब यहां पर लोग रहते हैं, यहां पर भी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ऐसा नहीं है यहां पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा ज्यादा रहते हैं। और सबसे बढ़िया जो रहने लायक क्षेत्र है, सबसे बढ़िया अगर कोई रहने लायक क्षेत्र है, तो वो शीतोष्णकटिबंध का। यहां ऋतु परिवर्तन होता है, कभी गर्मी कभी ठंडी, कभी गर्मी कभी ठंडी कभी बरसात। कारण कि पृथ्वी 23.5 पर झुकी हुई है, तो जब सूर्य का प्रकाश सीधे इधर पड़ता है तो ये गर्मी हो जाती है यहां पर, और अगर उधर पड़ा तो उधर गर्मी। भाई जब यहां पर गर्मी तो यहां पर ठंडी, लेकिन जब वहां पर गर्मी तो यहां पर ठंडी। तो जो ये शीतोष्णकटिबंध का क्षेत्र है, ये शीतोष्णकटिबंध वाला, ये रहने योग्य सबसे सुलभ है, सबसे रहने योग्य है, सबसे बेहतर रहने योग्य है। शीतोष्णकटिबंध वाला क्षेत्र सबसे बढ़िया रहने लायक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास भी करती है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये एरिया सबसे बढ़िया है। ऊपर ये ठंडा क्षेत्र है, अब पोल पे तो कोई नहीं रहेगा ना, एकदम ठंडे क्षेत्र की रहेगा कोई, बताओ। यहां पर तो महासागर है, कोई बात नहीं, लेकिन इधर तो ये उत्तरी ध्रुव पूरा पोल है, साइबेरिया अलास्का वाला क्षेत्र, यहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, तो यहां पर भी जनसंख्या कम पाई जाएगी। तो आपने क्या देखा, जनसंख्या कम, तो जनसंख्या कहां कहां पर कम पाई जाएगी? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, यहां पर जनसंख्या कम, यहां पर। और एक बात याद रखिएगा, लगभग मैं आपको बता देता हूं, 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, 15 डिग्री उत्तर, 15 डिग्री दक्षिण, ये उत्तर है, ये वाला, ये, और ये दक्षिण है। यहां से लेकर के तकरीबन 30 डिग्री तक, कहां तक जी? लगभग 30 डिग्री तक, ध्यान देना, 30 डिग्री तक, 30 डिग्री के इसके बीच में मेरे बच्चों, महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? मरुस्थल। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या पाया जाएगा? मरुस्थल, है ना। यहां पर पाया जाएगा आपको मरुस्थल, कहां पर? इस वाले एरिया में, ध्यान देना, 15 से 30 डिग्री के बीच महाद्वीप के पश्चिम में यहां पर क्या पाए जाएंगे? मरुस्थल पाए जाएंगे। तो क्या मरुस्थल में जनसंख्या पाई जाएगी? जनसंख्या यहां पर भी कम पाई जाएगी। तो मेरे बच्चों एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि यहां पर भी जनसंख्या क्या होगी? कम पाई जाएगी।
तो आपको पता चला कि जो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है सबसे अधिक पॉपुलेशन वहीं पर एग्जिस्ट करेगी। तो ये जलवायु आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अगला चलेंगे हम लोग मृदा के बारे में बात करेंगे। मृदा, तो ये देखिए मृदा में आप जानते हैं सबसे ज्यादा लोग कहां पर रहना पसंद करेंगे? जहां पर जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होगा, क्योंकि सबसे बढ़िया यही होती है, यहाँ पर पानी की भी उपलब्धता और लोग यहाँ पर रहना भी पसंद करते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें होंगी। तो याद रखिएगा कि जहां पर जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है वहां पर ज्यादा लोग निवास करेंगे। ठीक, सेकंड में आ जाते हैं आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक को देखते हैं हम लोग। आर्थिक कारक, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक पे आते हैं। आर्थिक कारक क्या होते हैं मेरे बच्चों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। आर्थिक कारक के बारे में एक बार चर्चा आपके साथ हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए आइए सारे लोग ध्यान से देखेंगे कि आर्थिक कारक में कौन कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कारक इसमें भी होते हैं मेरे बच्चों, 3 महत्वपूर्ण कारक। नंबर 1 परिवहन, नंबर 2 नगरीकरण, चाहे 4 बना लो। तीसरा आप कह सकते हैं औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, और चौथा कह सकते हो आप खनिज पेटियां। तो इसमें कोई मैपिंग करने लायक चीज है नहीं, मैं समझा देता हूं। भाई परिवहन कहां पर बेहतर होगा? जब परिवहन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए बढ़िया होगा, बेहतर होगा, सुगम होगा, तो दोनों क्षेत्र क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। लेकिन अगर परिवहन की व्यवस्था आपके यहाँ अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से आप पिछड़ जाते हो। तो आर्थिक कारक भी होते हैं, और फिर लोग क्या करते हैं, जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां से लोग वहां माइग्रेट करते हैं जहां पर विकसित एरिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक कारक में परिवहन। परिवहन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा नगरीकरण। आज नगरीकरण का दौर चल रहा है मेरे भाई, आज नगरीकरण का क्या चल रहा है? दौर चल रहा है। लोग गांव छोड़ करके कहां जा रहे हैं? गांव से लोग किधर प्रवास कर रहे हैं? गांव से प्रवास लोगों के द्वारा कहां हो रहा है? शहर में प्रवास हो रहा है। गांव से लोग कहां प्रवास कर रहे हैं? शहर में कर रहे हैं। औद्योगिकरण जहां होगा, जहां उद्योग स्थापित होंगे, लोग वहां काम की तलाश में जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो वहां पर भी जनसंख्या की सघनता देखने को मिलती है। खनिज पेटियां, जहां से खनिज निकाले जाते हैं, वहां पर लेबर पार्टी वहां पर ज्यादा होती है। खनिज पेटियों के पास लोग अधिक होते हैं, लोग अधिक होते हैं। ठीक, के पास लोग अधिक होते हैं। तो ये हो गए आपके आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के बाद एक हमने और चर्चा आपसे किया था सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के बारे में। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसको आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आप देखेंगे 2 कारक महत्वपूर्ण है खासकर। एक तो है धार्मिक कारक और दूसरा है राजनीतिक कारक। ठीक है बाबू, एक धार्मिक कारक, दूसरा राजनीतिक कारक। धार्मिक कारक कैसे? अब मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, कहीं पर भी अगर धार्मिक अस्थिरता हो जाती है, लोगों में विवाद हो जाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम जैसे झगड़े होने लगते हैं, तो लोग निश्चित रूप से वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग पलायन करते हैं। अगर आपको इस दृष्टिकोण को समझना है तो ऐसे समझिए, जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो अधिकतर मुस्लिम पाकिस्तान की ओर माइग्रेट कर गए, चले गए। ठीक, इसी तरह से कई जगहों पर हुआ, या ऐसे समझ लीजिए कि यूरोप में यहूदियों के साथ जब अत्याचार हुआ तो वो लोग वहां से कहां चले आए? वो लोग चले आए फिलिस्तीन।
और यहां पर एक नए देश का निर्माण किया जिसका नाम इजराइल है। आप लोग समझ सकते हो। तो धार्मिक कारक में आप यहां पर समझ सकते हो क्या? तो धार्मिक कारक में मैं आपको उदाहरण बता दूं कि जो इजराइल देश है, इजराइल देश है ना, यहूदियों का है। किसका है जी? यहूदियों। और ये इसी कारण से आए थे। राजनीतिक अस्थिरता में देखिए, पाकिस्तान में कभी भी सरकार 5 साल नहीं चली। 5 साल सरकार नहीं चले। नहीं चली। बांग्लादेश को आप देख लीजिए, तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो ये राजनीतिक का लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो एक जगह पर जनसंख्या कम हो जाती है, दूसरे जगह पर जनसंख्या बढ़ जाती है। आई होप को आपको ये बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, जुड़े रहे बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल परिवार के साथ। आपका हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया जाएगा और मैं इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन से टॉपिक वाइज क्लासेस लेके आता रहूंगा। हर एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से उस पर चर्चा करेंगे। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। समझ में आई बात ना? तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे जो मेरी क्लासेस आए या पूरी टीम की जो भी क्लासेस आए आपको सहूलियत से आराम से मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है? और अगर नए व्यूअर्स है या पुराने मेरे दोस्त हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, है ना। कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लगी, आप लोग जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा आपके यहाँ की स्थलाकृति और जलवायु किस प्रकार की है। जरूर बताइएगा ये बात कि आपके यहाँ की स्थलाकृति कैसे है, आपके यहाँ की जलवायु कैसे है, आपके यहाँ जल की उपलब्धता कैसे है, आपके यहाँ की मिट्टी कौन सी है। इस बात को जरूर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। बताएंगे ना? बिल्कुल बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, लिखते रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, जबरदस्त रहो। अपने माता पिता का सम्मान करते रहो, अपने बड़ों का सम्मान करते रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।